तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया? लास्ट क्लास में किया हाउ टू फाइंड इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस किया ना। तो इसी को अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो क्वेश्चन, और मान लो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में है, कंडीशन फॉर, क्या है? कंडीशन फॉर टू लाइंस x minus x1 by a1, y minus y1 by b1, and z minus z1 by c1, x minus x2 by a2, y minus y2 by b2 equal to z minus z2 by r इंटरसेक्टेड। ऐसा हो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अगर ये हमें बताना है कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो कंडीशन क्या होगा? अब जरा देखो, बड़ा आसान मैं बताता हूँ तरीका। ये एक लाइन का पहला लाइन है, मान लो L1, और इस पे एक पॉइंट हो गया, कौन सा? A1 पॉइंट हो गया, जो कि क्या है? x1, y1, z1, ठीक है। और इसका डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन रेशियो इसका पता है क्या? A1, B1 एंड C। और दूसरा लाइन है कोई, ये लाइन है, और इसका कोई पॉइंट है A2, दैट इज x2, y2 एंड z2। और इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या दिया है? A2, B2, C2, ये डायरेक्शन रेशियो। तो देखोगे ये एक वेक्टर बन जाएगा हमारा, ठीक है। A2 A1 एक वेक्टर बन गया, एक वेक्टर ये बन जाएगा, इसको मान लो U1 वेक्टर बन गया, और एक वेक्टर जो है U2 वेक्टर। तो देखो पहले तो A1 A2 वेक्टर क्या, या A2 A1 कह रहे हैं तो A2 A1 ही कर लें। A2 A1 वेक्टर क्या हो? ये हो जाएगा तुम्हारा x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप प्लस z1 माइनस z2। ये हो गया तुमको A2 A1। अब देखो U1 वेक्टर क्या हो जाएगा? U1 वेक्टर हो जाएगा A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। और U2 वेक्टर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। तो देखो इंटरसेक्टिंग है तो दीज थ्री वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे कि नहीं होंगे? A2 A1 U1 एंड U2 वेक्टर्स आर कोप्लेनर होगा, बोलो। हाँ सर। और यदि थ्री वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। तो इसको 0 कर लो। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखना तो आता ही है हमें। क्या करेंगे फिर? डिटर्मिनेंट x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z। इधर a1 b1 c1, a2 b2 c2। बस इसके डिटर्मिनेंट्स को क्या करना है? 0 कर देना है। तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ये इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग, इसमें याद रखना है क्या? U1
and U2 should not be parallel, should not be parallel, ये parallel ना हो, अगर parallel हो जाएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, समझ में आया? हाँ सर। तब इंटरसेक्टिंग नहीं रहेगा ना, अगर पैरेलल होगा तो। हाँ। ठीक है, बट एक बात तो है फिर भी, इस कंडीशन, अगर जब भी ये कंडीशन बनेगा तो जो लाइंस हैं वो कोप्लेनर जरूर रहेंगे, लाइंस मस्ट बी कोप्लेनर, होगा ही होगा, मस्ट बी को। पैरेलल है तब भी कोप्लेनर कहलाता है, और इंटरसेक्टिंग है तब भी कोप्लेनर कहलाता है, समझ में आया? दो लाइंस अगर कोप्लेनर हैं, if two lines are coplanar, तब क्या होगा, वो पैरेलल भी हो सकता है और दूसरा इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है। पैरेलल है तब भी कोप्लेनर होगा, इंटरसेक्टिंग है तब भी कोप्लेनर होगा, नोट कर लो। प्रांजलि फिजिक्स की क्लास में थी क्या कि नहीं थे? थी सर। सर स्क्रॉल डाउन करोगे क्या?
सर स्क्रॉल डाउन। हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फाइंड द वैल्यू of find the value of A so that the two given lines are intersect. Here x minus 1 divided by 2, y minus 3 divided by 1, and z plus 2 divided by x plus 2 divided by 1, y plus a divided by 3, and z minus 9 divided. मैं a की वैल्यू निकालनी है so that these two lines are intersect. क्या करके बताओ। ये जो है दूसरा वाला ये 9 है, सर उसको स्केलर ट्रिप पर प्रोडक्ट को इक्वेट करेंगे 0 से। कुछ नहीं, डिटर्मिनेंट जो बोला वो करना है तुम्हें ना। हाँ तो वही वही बोला ना। हाँ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 करना है। यस, सही बात है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ध्यान देना है कि हर जगह एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 है कि नहीं है। 1 है ना सब जगह। हाँ पहली सर। बात तो ये देखनी है एक्स वाई जेड का हर जगह कोफिशिएंट 1 है कि नहीं। अगर ये 1 हो गया तो अब डायरेक्टली जो पॉइंट्स दिए हैं उसका डिफरेंस कर दो। जैसे 2 माइनस ये करोगे, अगर अगर तुम इन दोनों का माइनस करता है तो ये क्या आएगा, 3 आ जाएगा। हाँ। यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस 3 हो जाएगा, और -9 -2 यानी -11 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट का डिफरेंस करना है बस, और कुछ नहीं करना। सर समझ में आपने आ रहा है या नहीं आ रहा? 3a+3 कैसे किया आपने? चलो चलो, पॉइंट क्या क्या है बोलो। एक पॉइंट क्या है, 1 है, 3 है, -2 है, यही है ना। और हाँ। दूसरा पॉइंट ये a1 मान लो, और a2 क्या है, -2 -9। चलो अब डिफरेंस करो, क्या है, क्या होगा बोलो तो। 1 माइनस ऑफ -2 3 होगा ना। हाँ। बोलिए। हाँ। 3 माइनस ऑफ -a 3 प्लस a होगा, हाँ। और ये -11 होगा, यही तो लिखा था मैंने। हाँ। करेक्ट, हाँ। बोलो। ये हाँ चीज सर। डायरेक्ट ही इस दोनों के डिफरेंस से आ जाती है। जरा ध्यान। हाँ आ रहा है, देखो दोनों का 2 माइनस हम माइनस कर रहे हैं तो हो रहा है, a माइनस ऑफ माइनस कर रहे हो रहा है माइनस। हाँ। देखो समझो,
साइन को लेते हुए भी कर ले रहे हैं तो डायरेक्टली हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं बताओ? हाँ सर। यानी कि हम लोग थोड़ा सा टाइम सेव कर सकते हैं ना, पॉइंट बिना निकाले भी काम कर सकते हैं ना। हाँ अब क्या होगा यहाँ? अब आगे जो है यहाँ पर जो डायरेक्शन लिखा हुआ है वो लिख देंगे 2 1 4। लेकिन इस काम को करने से पहले हमें ध्यान में रखना है एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब इसको जरा कैलकुलेट करके ए की वैल्यूज निकाल लीजिए। निकालो, देखो क्या होता है। सर, डिटर्मिनेंट को यूज किया तो फिर ए की वैल्यू 0 हो जाती है। ये जीरो हो मतलब जाता नहीं नहीं, मतलब ये ए आ नहीं रहा है। मतलब -3 + a है ना, है। हाँ इसको हाँ। इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 1 2 किया ना, तो वो 4 - 4 0 हो जाता है। हाँ। यस 2 - 4 यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? ओके, थोड़ा चेंज कर लेते हैं ना, डाटा ही चेंज कर लेते हैं। मान लो मैंने इसको 5 कर चेंज कर दो डाटा। चलो फिर करो। क्या किया भाई, फिर आपने? हाँ हाँ, चेंज कर दिया डाटा। अच्छा, वो नीचे का 5 किया क्या? हाँ, नीचे का 5। यदि ऐसा आ गया ना तो इसका मतलब है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए वो ट्रू। समझ में आई बात? हाँ अगर ऐसा कुछ हो गया कि ए निकल ही नहीं पा रहा है, नहीं, ए निकल नहीं पा रहा है, दो बातें हो सकती है। और अगर एक सारा का सारा इक्वेशन 0 = 0, एक तो 0 = 0 आइडेंटिटी बन सकती है, या हम्म फिर एक हो सकता है जैसे 5 = 0 आने लगे। हम्म दो बात हो सकता था, ठीक है। तो हम्म। उस केस में नो वैल्यूज ऑफ ए हो जाए। दो सिचुएशन बनेगा अगर ए का कोफिशिएंट 0 होगा। या आपने तो पहला वाला क्या बोला? मैंने क्या बोला, तुमने जो रिजल्ट लाए, तुम अपने हाँ, रिजल्ट्स को बोलो, कुछ लाए होगे जो बताओ उसको क्या आया था। कौन सा? ए का कॉप पहले 0 × ए आ गया था, और क्या आया था? हाँ, और 0 × a आया था। देन -30 आया था। -30 आया था, और और -44। -44 = 0, यही ना। हाँ अब देखो क्या होगा।
यानी इसका मतलब हो गया -74 इक्वल टू 0। तो इसमें कहेंगे क्या, नो वैल्यूज पॉसिबल, नो वैल्यू ऑफ ए पॉसिबल। हम लोग तो फिर ये क्या, इसमें मतलब ए वो की भी एग्जिस्ट नहीं कोई, करता क्या? हाँ इसका मतलब ए का कुछ भी वैल्यू पुट करो इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब ये। अच्छा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन जो था तुम्हारा, जब ए का वैल्यू 2 रखे थे, तो उस क्वेश्चन का आंसर तुम लिख सकते हो, नो पॉसिबल सोल्यूशन। ठीक है। हाँ सर, वो एक्चुअली -44 नहीं, -55 था। कुछ भी आए कोई बात नहीं, जो भी आए। यहाँ पर इधर लेफ्ट हैंड साइड नॉन जीरो आ गया ना, और राइट हैंड साइड जीरो आ गया, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, या नो वैल्यूज ऑफ। और बताइए, इसको आंसर कैलकुलेट कीजिए, फिर बताओ क्या आंसर आता है इसमें। सर A = 47/3 आता है। ए इक्वल टू 47/3 3। और T7/3 हाँ। है ना, हाँ। गड़बड़ तो नहीं है। नहीं। अब ए जब तुमने निकाल लिया, ए 47/3, आगे हम लोग इसका प्रोसेस करेंगे, यानी इसी को जो है फिर से नीचे लिख ले, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक बात तो पता चलेगा कि हम इंटरसेक्ट करेगा ये। अगर इंटरसेक्ट करेगा ये हम लोग जान चुके हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो पहले तो इन चीजों को हटा दें। हम लोग क्या करते हैं, अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल, जहां की ए की वैल्यू दी हुई है। ए क्या दिया हुआ है हमारा, 47/3 दिया हुआ है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसमें क्या करते हैं, इसको हम लोग टी मान लेते हैं। ठीक, क्या करते हैं, इसको टी मान लेते हैं। और देखो, एक चीज कुछ मिस कर गया यहाँ, डिवाइडेड बाय 1 है, यस, हमने टी मान लिया। और इसमें देखो, ए जो है तुम्हें फाइंड करना पड़ा था ना, तो यहाँ पर हम लोग इसी दो इक्वेशन को यूज करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को। तो फर्स्ट में भी इस वाले इक्वेशन से तुम x की वैल्यू निकालो। x क्या आएगा, x क्या 1 + 2t आएगा इससे, हाँ। और z क्या आएगा, -2 + 4t आएगा। हाँ सर, आप ये नया क्वेश्चन कर रहे हो क्या? हाँ, उसी क्वेश्चन में अब हमें फाइंड करना है। देखो इंटरसेक्ट तो कर गया, तुम्हें पता लग गया। अब वो लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा ये बता। हाँ। ये जो था दो लाइन, एक L1 था, एक L2 था, इसका हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि 2 डायमेंशन में तो बड़ा आसान था, इसमें मेथड सीखना पड़ेगा। x और z निकाल लिए। अब सेकेंड इक्वेशन में इस x और z को पुट कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन देखो, चूंकि इस अब सेकेंड इक्वेशन में अगर x और z को पुट करते हैं, क्या होगा, पहला वाला पार्ट में क्या आएगा, 1 + 2t + 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 1। और लास्ट वाले में क्या होगा, इस वाले में -2 + 4t - 9/5 होगा। हाँ। अब इसको कैलकुलेट करके t निकाल सकते हैं कि नहीं। हाँ। 5
प्लस 10t प्लस 10 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस 4t माइनस 9। सो देखिए ये 10t हो गया और प्लस 15 हो गया, और यहाँ क्या है 4t माइनस 11 है। इस 4 को इधर लाओगे तो 6t हो जाएगा, और ये -15 और -11 कितने हो गए, -26। -26। तो t का वैल्यू -13/3 हो गया, ये आ गया t का वैल्यू। जब एक बार t निकाल लिए तो हम लोग इक्वेशन 1 में t की वैल्यू पुट कर लेंगे। इक्वेशन 1 में t की वैल्यू पुट कर लोगे तो x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 3/1 इक्वल टू z माइनस z प्लस 2/4 की वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई -13/3। तो अब तुम x y z तीनों ही निकाल लोगे, सॉरी -13/3। तो एक्स वाई जेड निकल जाएगा, बोलो क्या आएगा, फाइंड करो, पहले नोट कर लो क्या किया हमने। यहाँ के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल। पर सर हमने जो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्रिएट की ना, हाँ उसमें हाँ हमने x को क्यों नहीं, मतलब जो सेकंड इक्वेशन थी ना वो हाँ। इक्वल टू t नहीं थी क्या? अब वो टी नहीं था ना, फर्स्ट इक्वेशन टी था, दोनों को रखने का क्या जरूरत है, हाँ दोनों को तो जरूरत नहीं है ना, एक से एक्स वाई जेड निकाल लो, दूसरे में पुट कर दो। ठीक है। और दूसरा करोगे तो दूसरे को T2 मानना पड़ेगा या T2 T1 मानना पड़ेगा, कुछ और पैरामीटर मानना पड़ेगा, हम्म। बट उससे नुकसान ही होगा, कुछ फायदा नहीं होगा उससे। यहाँ तो तुम तुरंत आंसर कर सकते हो ना, एक से तीन का टर्म में निकाला, दूसरे में पुट कर दिया। सर स्क्रॉल डाउन करोगे?
सर x is equal to -23/3, y is equal to -17/3 and z is equal to -58/3. ओके, सो क्या क्या आंसर आया? x इक्वल टू -23/3, 23/3, y इक्वल टू -17/3, -17/3, z इक्वल टू -58/3, -15/58। 58. तो इस तरह से तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हो। तो अब एक और क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन, assume that two lines x by 2, y minus 1/3 and z minus a by 4 and x plus 2/1, y plus 3/2 and z plus 1/5 intersect each other. Then find point of intersection. तुम्हें डायरेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकालो। एज्यूम कर लिया है, क्यों कि हमें ए तो पता नहीं था, हर ए के लिए इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए ए हमने अपनी मर्जी से कुछ लिख दिया जो कि ए हमें पता नहीं है, बट फॉर सम वैल्यू ये इंटरसेक्ट करेगा, तो इसलिए हमने एज्यूम कर लिया, एज्यूम दैट टू लाइंस इंटरसेक्ट। अब तुम्हें ए निकालना नहीं है, तुम्हें क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकालना है। कहाँ इंटरसेक्ट करेगा बताओ, कैसे करेंगे? मतलब सर एक्सप्लेन करोगे क्या? मतलब आंसर नहीं, वो क्वेश्चन। दो लाइंस दिए हैं, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, हाँ ठीक। हाँ। लेकिन देखो ये 2D नहीं है, ये 3D है, तो हम हम्म। अपनी मर्जी से कोई दो लाइन दे देंगे तो वो इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, इसकी गारंटी नहीं है। अच्छा। और नई बात, तो हम इसलिए ए की वैल्यू तुम्हें नहीं बता पाएंगे ए क्या है, हम्म इसलिए हमने ए क्या लिख दिया? ए ही लिख दिया, अननोन लिख दिया। देखो कि हमें पता नहीं है ए क्या है, लेकिन ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी एक वैल्यू ऑफ ए पे ये इंटरसेक्ट करेगा, किसी एक ही वैल्यू ए पे इंटरसेक्ट करेगा, ऐसा नहीं कि दो वैल्यू भी मिलने वाले। अब ये इंटरसेक्ट करेगा, हमने बता दिया। फिर इक्वेट करना पड़ेगा क्या? नहीं, मतलब अब z minus अब a is equal to z minus a by 4 is equal to z plus 1/5 ऐसा। z माइनस a ए by बाय, 4 is equal to z plus 1/5 ऐसा नहीं करना नहीं, क्यों पड़ेगा क्या? करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन का तरीका क्या बताया? इसको टी मान लो, जिसमें अननोन नहीं है ना उसको टी मान लो। ओके। लास्ट टाइम यही तो किया था, हाँ। इसको टी मान लो। हम्म और देखो अननोन तो तुम्हारा इसमें है ना, एक्स वाई वाले टर्म में तो अननोन नहीं है। हम्म। तो अब क्या कीजिए, इससे एक्स वाई का वैल्यू निकालिए, टी के टर्म निकल जाएगा एक्स वाई का वैल्यू, हाँ। और इसको ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दो, टी निकाल लो। ए के बिना ही निकल गया आंसर। मतलब सर यहाँ से हमने जो पहले वैसे किया था कि x is equal to 1 plus 2t, तो वैसे अगर हम इसकी वैल्यू लाए, ये जो सेकंड इक्वेशन है उसमें हाँ, अगर हम लिखे t प्लस x is equal to t plus 2। एक्स इक्वल टू क्या आएगा? एक्स इक्वल टू -2 + t आएगा ना। हाँ हाँ। तो अगर हम वैसा करें, अगर हाँ, x is equal to t minus 2, तो वो हमें सब्स्टिट्यूट कौन से इक्वेशन में करना है? ऊपर वाले में करना होगा फिर तो, हाँ। दोनों इक्वेशन को यूज कीजिएगा तभी तो आंसर आएगा। चलो करो। हम्म।
सर एक मिनट, ऐसे लिखा क्वेश्चन देख। हाँ नोट करो, कोई बात नहीं। अच्छा, ऊपर वाला नोट करना है क्या तुम्हें? नहीं नहीं, यही। ओके। हुआ? हाँ सर, एक मिनट। सर a इज इक्वल टू 9 है क्या? ये तो निकालने मैंने बोला ही नहीं तुम्हें। ये कहाँ बोला था? तुम्हें तो पॉइंट निकालना है ना। एक्स हाँ। पहले निकाला, वाई क्या आएगा? हाँ, -3 x + 2t। x is 0, अब y is 1 and z is 9। x इज 0, हाँ, तो t क्या आया पहले ये बताओ। t की वैल्यू 2 आई। t की वैल्यू 2 है, चेक करें। -2 + t/2 इक्वल टू -3 + 2t -1 -1/3 कर दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -6 + 3t, और यहाँ हो जाएगा 4t -8। तो ये -t -2 सही है। t का वैल्यू 2 आ, t आ गया 2। अब कैसे इसमें पुट करें तब तो आंसर आएगा ना हमको। वो इसी वाले में पुट करेंगे ना, t को 2 है ना, तो पुट हाँ, कर दो इसमें 2। x + 2/1, 0 आई ना। y + 3/2। सेकंड वाले में t तो वही है ना, तो वही पुट करना पड़ेगा ना हमें। हाँ, पर 5 उस = 2 है ना। तो x का वैल्यू तो 0 सही आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया, ये भी सही है। z का वैल्यू क्या आ गया? 9। यही आंसर आया ना। हाँ। तो तुम्हें फोकस करना है कि तुम्हें फाइंड क्या करना है। हाँ, अगर तुम्हें फाइंड ये करना है तो इसी की बात करोगे, ये पूछा ही नहीं। तो सिर्फ एक्स वाई जेड फाइंड आउट करने थे। हाँ देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। हाँ हाँ। इंटरसेक्ट ईच अदर देन फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर अच्छा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछेगा तो ए क्यों निकालेंगे। हाँ हाँ। अब लेकिन ए भी पूछ दे, अब सपोज करो उसने बोल दिया कि अब तो बहुत अच्छी बात है आपने निकाल लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
अब बताइए ए क्या होगा। नाउ फाइंड ए। अब ए आपको पूछ दे बाद में, कोई बात नहीं है, बोलो बहुत अच्छी बात है, हमें तो ये पता ही है ना ये वाला पार्ट। इसी में हम पुट कर देंगे y और z की वैल्यू, क्योंकि सेटिस्फाई तो ऊपर वाला भी करेगा, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो y कितना है, 1 है, तो 1 माइनस 1/3, ठीक। और z क्या है, 9 है, 9 माइनस a/4। तो यहां से देखो a का वैल्यू क्या हुआ, 9। 9 हो गया। देखा कितनी आसानी से निकल गया, a भी निकल गया। तुमने क्या a निकाला है, बोलो 9 ही निकाला था। हाँ। और हमें फोकस करना है कि पूछता क्या, यदि ए पर अगर पूछेगा। सर, हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो वो अगर ए का पूछता तो वो ऐसा कौन सा, मतलब ऐसा ए सिंपल का नहीं, अगर पूछता तो पहले ही कर चुके हैं ना, ये देखो ऊपर वाला मेथड फाइंड ए, तो मतलब यहाँ जो डिटरमिनेंट से डायरेक्ट ही निकाल लेंगे ना। उन्होंने ऐसे पूछा ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, इंस्टेड हाँ, ऑफ आस्किंग व्हाट इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो वो ऐसे ए का कोई ऐसे फैंसी है क्या, मतलब कि तो कुछ अगर पॉइंट पॉइंट ऑफ ऑफ, इंटरसेक्शन निकालना है तो ए निकालने का जरूरत ही नहीं रहा। पर ए का ऐसा कौन सा कोई टर्म है क्या कि नहीं नहीं, ए फाइंड, तो अननोन है, ए की जगह बी भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता, कुछ भी, सॉरी अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता राइट? है, ए तो अननोन है ना, हाँ, वो तो एक रैंडम टर्म है ना। रैंडम नंबर है, यस। वो कोई एक फिक्स वैल्यू होगा लेकिन तुम्हें पता नहीं था। हम्म और जब ए निकालना हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना हो, तब तो हम ऊपर वाला मेथड जो डिटरमिनेंट का मेथड बताए थे उससे कर लेंगे। हम्म। क्लियर है बिल्कुल। यस सर। सब कुछ क्वेश्चंस कर ले हम लोग, और तो क्वेश्चंस आते हैं, वैसे क्वेश्चंस को हम लोग करें, 3D के क्वेश्चंस हम लोग करें, ठीक है। चलो 3D के कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। ने कुछ 3D के क्वेश्चंस करवाए हैं कुछ लोगों को, तो वहीं से निकाल लें। तो हम लोग 3D के क्वेश्चंस करेंगे अभी 1 बाय 1, क्योंकि तुम वेक्टर भी कर चुके हो, 3D भी कर चुके हो, तो तुम्हें दिक्कत कुछ आनी है नहीं।
तो हम लोग प्लेन को पढ़ लेते हैं, अभी थोड़ा टाइम है तो प्लेन हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे जो है क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि प्लेन और लाइन थोड़ा मिक्स हो जाता है और प्लेन बड़ा ही आसान भी है। तो नाउ कम टू इक्वेशन ऑफ प्लेन, कर लेते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ प्लेन को। हाँ सर। इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो सबसे पहले देखोगे कि अगर हम x इक्वल टू 0 बोलते हैं तो ये कौन सा प्लेन है, ये प्लेन है या लाइन है? ये लाइन है। ये प्लेन है। 3D में x इक्वल टू 0 जो भी लाइन का इक्वेशन था सब प्लेन हो जाता है, और x इक्वल टू 0 इज योर वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन जो है x इक्वल टू 0 प्लेन है। उसी तरह से y इक्वल टू 0 जब कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x जेड प्लेन हो जाएगा। हम्म। एंड z इक्वल टू 0 जब कहोगे तो वो तुम्हारा x y प्लेन। अब जैसे देखो, ये हमारा एक एक्सिस बना लिया हमने, और एक और है, ये हमारा मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड। तो अब जरा समझो, ये वाला जो प्लेन होगा, कलर हर जगह हम बदल देते हैं, ये जो प्लेन कौन सा प्लेन है, क्लियर है तुम्हें, समझ में आ रहा है कौन सा प्लेन? हाँ सर। देखिए ये जो प्लेन है, अच्छे से क्लियर है प्लेन कौन सा हो रहा है? हाँ सर। इसमें जेड तो हमेशा 0 ही रहेगा ना, हाँ। तो इसलिए इस प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स वाई प्लेन। On xy plane, z coordinate is 0. On xy plane, z coordinate is 0. इसलिए इसका हम लोग नाम बोलते हैं क्या, ये z इक्वल टू 0 है प्लेन। अब दूसरा प्लेन देखिए, दूसरा प्लेन हम लोग ले ले, मान लो वाई जेड। तो वाई जेड प्लेन हमारा कुछ ऐसा, ये वाला, ठीक है। ये जो प्लेन देख रहे हो, ये तुम्हारा जो है क्या है, यही तुम्हारा वाई है, ये अपना वाई। ये हो गया हमारा वाई जेड प्लेन। और वाई जेड प्लेन में कौन 0 होगा, एक्स जो है एक्स। 0 होगा, इसलिए इसको एक्स इक्वल टू 0 इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक और प्लेन होना है, उस प्लेन को क्या कहेंगे, जेड एक्स प्लेन, एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन। अब एक्स जेड प्लेन कैसा हो, येलो कर देते, येलो दिखेगा इस पे, येलो नहीं, ग्रीन दिखेगा।
ठीक है, क्लियर हुआ। यस सर। और इस प्लेन को कौन सा प्लेन कहेंगे? एग्जैक्ट प्लेन। एक्स जेड प्लेन। और यहाँ पर कौन जीरो होगा? वाई वाई। जीरो। प्लेन अच्छे से समझ में आ गया। हाँ सर। और इस जगह तो ये ओरिजिन है, इस पोजीशन को जीरो 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 पोजीशन। तो ये जो प्लेन है, इस तरीके से प्लेन जो है ऑक्टेंट में डिवाइड करेंगे एक एक्सिस को। मीन्स यहाँ पर क्या होता है, जैसे क्वाड्रेंट होता है यहाँ पर, उस जगह इस 2D में यहाँ क्या होता है, ऑक्टेंट होता है। ऑक्टेंट होता है, और ये जो है तुम्हारा पहला ऑक्टेंट। ये क्या है हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट। इस तरीके से कितने ऑक्टेंट होंगे बताओ, कितने ऑक्टेंट होने वाले हैं? 3। 8 ऑक्टेंट्स। मतलब सर 8 ऑक्टेंट का होता है, फिर से बताओगे क्या? कुछ नहीं, जैसे क्वाड्रेंट क्या होता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट होता था ना रे। हाँ हाँ। ओके ओके। यहाँ पर 8 में डिवाइड होगा। हाँ 8 में डिवाइड होगा तो वहां 4 में डिवाइड होता था, इसलिए क्वाड्रेंट बोलते थे। इसमें 8 में डिवाइड होगा, इसलिए उसको ऑक्टेंट बोलेंगे। तो ये जो है तुम्हारा ये फर्स्ट ऑक्टेंट है। अभी जो हमने बनाया ये कौन सा ऑक्टेंट है? फर्स्ट। फर्स्ट ऑक्टेंट है। इसमें कि सब पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट सबके सब पॉजिटिव इसमें होंगे। ओके, हाँ सर। नोट करो, डायग्राम बनाओ। डन सर। हो गया। हम्म। अब देखो कौन से ऑक्टेंट में कौन पॉजिटिव होता है, ये हम ये बता रहे हैं। यहाँ पर एक्स लिखेंगे, वाई, जेड। जो फर्स्ट ऑक्टेंट होगा, फर्स्ट यहाँ ऑक्टेंट लिख रहे हैं, कौन सा ऑक्टेंट है? ऑक्टेंट में तीनों भी पॉजिटिव होता है, फर्स्ट ऑक्टेंट। अब जब सेकेंड ऑक्टेंट में जाओगे, सेकेंड में, तो एक्स जो है ये निगेटिव होता है, वाई जेड पॉजिटिव है। थर्ड ऑक्टेंट में क्या होगा?
थर्ड ऑक्टेंट में x निगेटिव होगा, y भी निगेटिव होगा, z पॉजिटिव। अब आइए फोर्थ ऑक्टेंट। फोर्थ ऑक्टेंट में x पॉजिटिव हो जाएगा, y निगेटिव हो जाएगा और z पॉजिटिव। यानी कि आप ये समझ सकते हो 1 to 4 जो है क्वाड्रेंट की तरह ही हुआ कि नहीं, क्वाड्रेंट की तरह। z यानी ऊपर है, बस z हर जगह पॉजिटिव है फर्स्ट ऑक्टेंट, है ना। अब आते हैं फोर्थ के बाद फिफ्थ होगा, फिफ्थ ऑक्टेंट। फिफ्थ ऑक्टेंट जब करोगे तो फर्स्ट वाला ही आ जाएगा फिर से, प्लस प्लस, लेकिन z जो है निगेटिव होता है। सिक्स्थ ऑक्टेंट में देखो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। सेवेंथ ऑक्टेंट में पॉजिटिव, सॉरी सेवेंथ ऑक्टेंट में क्या हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। एंड एट्थ ऑक्टेंट x पॉजिटिव y निगेटिव। और ये क्या समझ में आया, कैसे बना? क्वाड्रेंट जैसा था ना एक्स वाई का, बस उसी तरीके से है। 1 से 4 तक z पॉजिटिव रहेगा और उसके बाद z निगेटिव होना शुरू होगा। कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। नो सर। अब देखिए लाइंस क्या होता है। एक्स एक्सिस अगर बोले, एक्स एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस जो है ये इंटरसेक्शन ऑफ वाई जेड एंड सॉरी इंटरसेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड एक्स जेड प्लेन। एक्स एक्सिस क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड एक्स जेड प्लेन, यही तो होगा ना एक्स एक्सिस। अब बताओ क्या हो, एक्स वाई प्लेन को क्या कहते थे? तो एक्स वाई प्लेन को क्या कहते थे? जेड इक्वल टू जी। और एक्स जेड प्लेन को क्या कहते थे? y इक्वल टू 0। वाई इक्वल टू जी। मतलब ये हुआ कि अगर इस दोनों को एक साथ लिख दिया जाए तो एक्स एक्सिस हो जाएगा। मीन्स अगर हमने y इक्वल टू 0 इक्वल टू जेड बोल दिया तो ये किसका इक्वेशन हो गया? ये एक लाइन का इक्वेशन हो गया, लाइन इक्वेशन। और वो कौन सा लाइन? तो एक्स एक्सिस। मीन्स आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो पहले बताया वो सिमेट्रिक फॉर्म था, ये अनसिमेट्रिक फॉर्म है। इसमें आप क्या कहते हो? लाइन को इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स भी बोल सकते हो। यू कैन से ए लाइन इज इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। जैसे कि अगर मान लो मैंने एक ये प्लेन बोल दिया, ये एक, ठीक है, और एक ये मान लो दूसरा प्लेन कह दिया, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन लाइन हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला लाइन हुआ ना। हाँ। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, जैसे 2D में इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस पॉइंट होता था, यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स क्या कहलाएगा? लाइन कहलाएगा। मीन्स आपको अगर कभी बोलना हो इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसे बोलते थे, अब हमको बोलना क्या पड़ेगा? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। याद रखो, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। देखिए क्या समझ में आया बात? इस जगह हम लोग क्या बोल रहे हैं? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स बोल रहे हैं, जबकि 2D में क्या बोलते थे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ध्यान दो, पॉइंट ऑफ
3D में ऐसे कोई पॉइंट फॉर्म ही नहीं होता, सिर्फ लाइंस ही फॉर्म होते हैं ना? क्यों नहीं हो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस जब करोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस नहीं बना पॉइंट। हाँ 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 हाँ, ओके। जब लाइंस इंटरसेक्ट करेगा तो पॉइंट बनेगा, और जब प्लेन इंटरसेक्ट करेगा तो लाइन बनेगा। हम्म जब प्लेन्स इंटरसेक्ट करेगा तो लाइंस बनेगा। हम्म और जब लाइंस इंटरसेक्ट करेगा तो पॉइंट बनेगा। हम्म तो अब देखिए, इस तरीके से आप बहुत आसानी से बता सकते हो वाई एक्सिस जो है इसका इक्वेशन क्या हो। वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या हो? वाई एक्सिस का इक्वेशन होगा x इक्वल टू 0 इक्वल टू जेड। ये तुम्हारा वाई एक्सिस का इक्वेशन। जेड एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू 0 इक्वल टू वाई। जिस एक्सिस को इक्वेशन लिखना है ना, उसको छोड़ के और दो को जीरो कर दो। अगर तुम्हें किसी एक्सिस का इक्वेशन लिखना है तो उसको छोड़ दो और रेस टू को जीरो कर दो, तो हो जाएगा एक्सिस का। हाँ अब बताओ, अगर हम तुमसे बोले x इक्वल टू 1, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट्स किसको रिप्रेजेंट करता सर, है? x इक्वल टू 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स एक्स जेड या एक्स वाई एक्सिस? ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, मैंने बताया था ना। इट हाँ, रिप्रेजेंट्स ए पर सर प्लेन। प्लेन पैरेलल टू कौन सा? वाई जेड। पैरेलल टू x इक्वल टू 0। पर सर आपने बोला कि जो x इक्वल टू 0 है वो प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा ना? अरे तो x इक्वल टू 1 उस प्लेन के पैरेलल नहीं हो जाएगा? हाँ, पर x इक्वल टू 1 ये मतलब, तो प्लेन ही होगा। हाँ मतलब पैरेलल है, पर मतलब x इक्वल टू 1 भी रिप्रेजेंट करेगा क्या प्लेन को? प्लेन, अरे देखो, अगर तुम x क्या कहते हैं, x इक्वल टू 0, मान लो जब लाइन बोलते थे, लाइन के टाइम में बात, 2D में x इक्वल टू 0 लाइन था, तो x इक्वल टू 3 लाइन नहीं था क्या? हाँ नहीं, वो मुझे समझा। अब हाँ जब x इक्वल टू 0 बोलते हैं ना, तब x की वैल्यू 0 होती है और y z की वैल्यू होती है, तो उसके वजह से फिर y z प्लेन रिप्रेजेंट होता है ना। हाँ, पर अगर सही बात है, x, वाई जेड प्लेन। अब देखो देखो, सही बोल रहे हो तुम। वाई जेड प्लेन रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, आपको समझ में आ जाए। 3D में थोड़ा डायग्राम में समझने में दिक्कत आती है, और नहीं तो कोई दिक्कत वैसा है नहीं। ये हमने बना दिया। ये क्या है अपना? x है, ये है x y z, x y और z। अब हम क्या बोल रहे हैं? x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 कौन सा प्लेन हमने बोला? वाई जेड प्लेन। यानी इस प्लेन की बात चल रही है ना, ये प्लेन की बात चल रही है ना? बोलो। हाँ यही प्लेन तो था वो, हाँ, ये प्लेन था। और इस प्लेन को तुम क्या कहते हो? x इक्वल टू 0 प्लेन कहते हो, ठीक है। अब जरा बताओ, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, यहां पर से प्लेन बनाना शुरू करते हैं। ये ध्यान दो, हम प्लेन बना। क्या प्लेन समझ में आ रहा है? हम्म समझ में आया कुछ? हम्म इसको ऐसे करके हम लोग ज्वाइन भी करते हैं, तो और अच्छे से क्लियर हुआ। हम्म, क्या ये उस प्लेन के पैरेलल है? या और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 1 कर दें, तो पीछे वाला x इक्वल टू 0 है, और आगे वाला क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 1 नहीं हो जाएगा? हाँ अरे तुम्हारा जो वाल है, मान लो जहां पर तुम बैठे हो पढ़ रहे हो, उसमें एक वाल मान लो तुम्हारा
मुझे क्वेश्चन है कि जब हम रिप्रेजेंट करना बोलते हैं तो वो एक्चुअल मतलब प्लेन के पैरेलल अगर कोई दूसरा प्लेन होगा तो भी चलेगा, मतलब वो भी रिप्रेजेंट करता है, या सिर्फ जो उस प्लेन पे ही लाई करता है पॉइंट वो रिप्रेजेंट करता है? नहीं, देखो वाई जेड प्लेन तो तुम्हारा एक्स इक्वल टू जीरो ही होगा। वाई जेड प्लेन तो एक्स इक्वल टू, मान लो दीवार है, ठीक है, ये हम्म, एक तुम्हारे घर में देखोगे कि एक राइट साइड का दीवार मान लो हम्म, और एक सामने का वाल, टू हम्म, वॉल्स हो गए। हम्म, और एक जो है जहां पर तुम बैठे हो, फ्लोर हो। हम्म, ये तीन प्लेन मिलकर एक पॉइंट पे कट कर रहा है, जरा ऑब्जर्व करो जहां बैठे हो। हम्म, वो क्या हो गया? ऑरिजिन। ठीक हम्म, है, हम्म, अब ये तीनों प्लेन जो है मैंने जो बताया, एक राइट साइड का, एक फ्रंट वाला और एक नीचे वाला, ये तीनों प्लेन देखो तीन लाइंस बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? हाँ, बना रहे हैं। अब इसमें जरा देखो, ये तीन लाइंस में एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है। एक, हाँ, अब जेड एक्सिस जो खड़ा लाइन है, वो जो वर्टिकल लाइन है उसको जेड एक्सिस बना मान लो। ठीक हम्म, है, जो वर्टिकल लाइन है उसको क्या मान लिया हमने? जेड एक्सिस मान लिया। हम्म, अब सामने वाला जो तुम्हारा था लाइन, उसको एक्स एक्सिस मान लिया, मान लो। हम्म, राइट साइड में जो था उसको वाई एक्सिस। ठीक, अब हम्म, जरा बताओ, इसमें जो है तुम्हारे में एक्स वाई जेड मैंने सब बता दिया। अब जरा बताइए इसमें वाई जेड प्लेन कौन सा होगा? वाई जेड प्लेन इसमें कौन सा है? कौन सा वाल है वाई जेड प्लेन? राइट वो, साइड वाला ना, फ्रंट हाँ, वाले को तो एक्स एक्सिस बोल दिया मैंने। हाँ, तो राइट साइड वाला तुम्हारा वाई जेड प्लेन है, और उसी को हम लोग एक्स इक्वल टू जीरो कहेंगे। हाँ, अब उसी दीवार के ठीक और थोड़ा सा आगे, मान लो एक एक मीटर आगे उस दीवार के, तुमने एक और जो है दीवार खड़ा कर दी, वाल खड़ा कर दी। हम्म, ठीक है, तो वो नया वाल जो होगा वो उसके पैरेलल कहा जाएगा, और उसका इक्वेशन होगा एक्स इक्वल टू वन। हम्म, समझ में आया कि नहीं आया हम लोग? हाँ। क्लियर है? नहीं आया है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस हाँ, इन सर नेक्स्ट। ये नोट करूँ क्या? कर लो। हाँ, y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू जेड से करना है। हाँ, कहाँ तक नोट किया था? हाँ, उससे उससे थोड़ा नीचे, मतलब वो नोट लिखा है ना अपने पास। अच्छा, नोट, हाँ हाँ ठीक है, यहाँ से ओके, हाँ ठीक है।
हाँ हाँ सर, डन डन सर। डन सर। डन। हाँ अब एक क्लास और लूंगा तो खत्म हो जाएगा तुम्हारा। हाँ सर।